गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने पिछली क्लास तक नाइट्रोजन फैमिली को कवर कर लिया है। नाइट्रोजन फैमिली में जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके साथ ही साथ आईटीएस क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसको आप सब लोग हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उसको कवर किया है, पर उसके बावजूद भी अगर जो बचते हैं वो सभी क्वेश्चन एक एक लाइन आपको जो आईटीएस क्वेश्चन की है, चाहे वो सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पूछा गया हो या ऑब्जेक्टिव हो, इनकेस फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी अगर मिलते हैं आपको तो आपको करना सब है। चलिए ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन्हीं सब से कुछ अलग नई चीज़ें भी आपके सामने क्वेश्चन में आएंगी और उसको हम लोगों को करना होगा। आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पे बात करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन, इनर्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्सीजन या किसी भी टॉपिक में दो पार्ट हैं हर एक के। एक है इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन और दूसरा है उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पूरा डिटेल। तो मास लेवल पे वही बात है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो ऑक्सीजन फैमिली की है वो इन जनरल आपको सभी पता है। उसके डिस्कशन में मैं एंड पार्ट में आ जाऊँगा, बाद में आऊँगा, और कुछ आप अपने स्तर पर भी करेंगे। क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि इन सब की जो जनरल रिएक्शंस है, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको पता होती हैं। बट एक बार फिर भी जैसे कि एटॉमिक रेडियस का बढ़ना या आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, मेटेलिक करेक्टर, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी जो आपको जाननी चाहिए, वो आपको एक बार एनसीईआरटी के थ्रू या जो फॉस्टर है बुकलेट है उसमें भी सभी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, तो एक बार आप अपने से भी उसको काम करेंगे, ठीक है ना। बट मेजर पोर्शन हमारा है कि कंपाउंड्स और उससे रिलेटेड टॉपिक जो पढ़ना है। मैं इसके जनरल पार्ट में आ जाता हूँ। पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो इस पर तो बात हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे नहीं, इसको आप हटा ही दें। तो बेसिकली ऑक्सीजन फैमिली वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की बात आप कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कुछ कॉमन बातें सीख लें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। जहाँ तक बात, तो इसमें हमें पता है 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो इसी तरह से 3s2, 3p4 आ जाएगा, 4s2, 4p4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन जनरल जो कन्फिग्रेशन होगा वो आपके पास ns2, np4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल टर्म आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ एक तो पता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जब आप ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो ग्राउंड स्टेट क्या है, ns2 यानी ns पे 2 इलेक्ट्रॉन है, np में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कोवेलेंसी है इस केस में यहाँ पे 2 होगी। और आपको पता है ऑक्सीजन को अगर छोड़ दें, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, अदर्स के अंदर सल्फर हो या सेलेनियम हो, टेल्यूरियम हो, इन सब में 2, 4, 6 3 कोवेलेंसी आपको एग्जिस्ट मिलती है। ये सब लोगों ने पहले पढ़ा है, जनरल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, तो बहुत सारे तरीके से आपने इसको पढ़ा है। तो एक तो पहले ये जनरल बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन फैमिली में हमें रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोवेलेंसी, इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। एटॉमिक रेडियस का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक एक्सेप्शन भी है ऑक्सीजन सल्फर का, ये आपको पता है। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी है, मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का एक जनरल ऑर्डर आप अब एनसीईआरटी से रीड करेंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में जो मेजर कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हमें क्या बात करनी, ठीक है। तो उस पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के जो कंपाउंड्स हैं जिन पे हम लोगों को काम करना है वो कौन कौन से कंपाउंड हैं उनके। तो ज़्यादातर ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर से रिलेटेड ही कंपाउंड्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में थे वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में भी होंगे। तो उनके बारे में मैं एक एक करके, पहले मैं एक जगह लिख देता हूँ आपको। जो कंटेंट है उनमें ओजोन के बारे में, गैस है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
SO2 गैस और SO3 गैस के बारे में पढ़ना है, और चौथा पार्ट H2S गैस। तो ये चारों गैसेस की डिटेल एनालिसिस आपको करनी है हर तरीके से। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा जो कंटेंट हमें पढ़ना है वो सल्फ़र पढ़ना है, एसिड के बारे में जानना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र पढ़ने, H2SO4 या बहुत सारे और भी आपने पढ़े हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड Na2H2O3 यानी हाइपो सोल्यूशन पढ़ना है। तो ये मेन कंटेंट है इस पूरे चैप्टर का। तो हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान रखना है कि क्या क्या इस कंटेंट में हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। तो कई इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनमें से ऑक्सीजन, SO2, SO3, H2S, एसिड और ऑक्सी एसिड, ये सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एज ए कंपाउंड आपको इन सबको जानना है। तो एक एक करके हम लोग इस पे आते हैं, और मैं सबसे पहले ओजोन के बारे में आपसे बात करना स्टार्ट करता हूँ। तो ओजोन गैस है, आपको पता है। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चरल पार्ट पे हम लोग बात कर लें। ऑक्सीजन, यहाँ कोऑर्डिनेट इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे O माइनस प्लस, और आपको पता ही है रेजोनेटिंग पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पे पार्शियल बॉन्डिंग रहती और Δ/2 यहाँ पे, Δ/2 इधर। तो ये सब बॉन्डिंग से रिलेटेड बात भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो याद है आपको, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3/2 यानी 1.5 बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। बोथ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल है। एक और ख़ास बात, आप जब इसके हाइब्रिडेशन पे बात करें तो sp2 आएगा। दैट मीन्स ये बेंड शेप का होगा। तो जैसा ये बना है वैसे बनना नहीं चाहिए, बनना ऐसे चाहिए। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पार्शियल बॉन्डिंग, यहाँ पे पार्शियल बॉन्डिंग, यहाँ पे प्लस चार्ज कंप्लीट है, बट यहाँ Δ/2 है और यहाँ Δ/2। तो इस तरह के इसका स्ट्रक्चर आपसे बोला जाता है, ठीक। तो ओजोन के बारे में आपको ये डिटेल तो पता ही है, लेकिन साथ साथ एक कलरलेस गैस के फॉर्म में रहता है। हालांकि जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसका पर्पल कलर आपको यहाँ पे दिखता है, बट ये सॉलिड फॉर्म की कैटेगरी होगी। ऐसे अपने आप में कलरलेस होगा। साथ साथ डाईमैग्नेटिक गैस है। ये कैसे पता है आपको? सीधा सीधा बात है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन नंबर हो गए। तो डाईमैग्नेटिक है, कलरलेस है, सॉलिड फॉर्म में पर्पल ब्लैक टाइप का कलर आपको दिखता भी है। तो ये जनरल जो बॉन्डिंग से रिलेटेड बातें हैं वो हम लोगों ने ओजोन के बारे में सीख ली। ओजोन के बारे में सबसे बड़ा काम हम लोगों को पहले तो ये सीखना है कि केमिकल जो प्रिपरेशन है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, और साथ साथ इसकी केमिकल रिएक्शंस पे भी बात करेंगे। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप पहले इतना बेसिक नोट कर लीजिए। और ये सभी पूरा मैंने चैप्टर का एक समरी लिखा है कि क्या क्या हमें आज पढ़ना भी होगा इस चैप्टर के अंदर। तो पहले आप ये नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो ये आपका सिलेबस पार्ट था, मैं रब कर देता हूँ इसको। अब जरा बात अगर हम लोग करें प्रिपरेशन की, तो दरअसल ओजोन को प्रिपरेशन का मतलब सीधा सीधा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को अगर आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दें, यानी हीटिंग करा दें बहुत ज़्यादा, तो ओजोन में कन्वर्जन इसका हो जाता है। तो ये 3 टाइम्स, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं वो कैसा है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक तो ये है, लेकिन अगर आप ओजोन के डिकम्पोजिशन की बात करें इधर से इधर आना, तो वो एक्सोथर्मिक होगा। यानी डिकम्पोजिशन ऑफ द ओजोन गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बनाने में प्रिपरेशन का जो मेथड है, मेन मेथड, वो ऑक्सीजन गैस को लेकर आप इसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो दरअसल जो मिक्सर मिलता है उसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड एयर। मतलब आपके पास ओजोन मिक्सअप करके ऑक्सीजन है, तो ये इस तरह का इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है, और आपको यही मेन मेथड है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये प्रिपरेशन जो है, एक 2 मेथड है इसको बनाने के, इंडस्ट्रियल तरीका है। एक बोलते हैं ब्रैडीज ओजोनाइजर। दरअसल ये अपरेटस का नाम है।
ब्रैडीज साइंटिस्ट हैं, और ओजोनाइजर मतलब एक ऐसा अपरेटस आप ले रहे हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस का इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता है ना। ऑक्सीजन गैस के अंदर कंडक्टेंस कराना होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कराना है। जैसे कैथोड और एनोड रेज की डिस्कवरी टाइप का होता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे करना होगा। और एक ब्रैडीज है, दूसरा है सीमेंस ओजोनाइजर। तो हमें हालांकि इस मेथड पे नहीं जाना है, केवल नाम आपको पता रहे, और उसमें दोनों में रिएक्शन यही है। आप प्लेटिनम जैसा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और फिर इसी इलेक्ट्रोड में गैस को, मैं जैसे एक सिंबल के फॉर्म में बताता हूँ मैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं उनमें से एक एग्जांपल, जैसे ब्रैडीज में कैसे बना होता है। दरअसल इस तरह का एक ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब, इस तरह से बना रहता है, और ये प्लेटिनम वायर रहता है, पॉजिटिव प्लेट, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होंगे, और आपको यहाँ से एयर पास करानी होती है, तो एयर पास होगा और यहाँ से ओजोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्जन होता रहता है। तो ये अपना इंटरनल सिस्टम है, ऐसे इतना आसान नहीं बनता। तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से ग्लास ट्यूब में बना होता है, और ये सीमेंस मतलब ब्रैडीज का ओजोनाइजर माना जाता है। और इसी तरह का एक अपरेटस आप सीमेंस के लिए भी बनाते हैं। तो इन सब पे हमें बात कतई नहीं करनी, हमें लेकिन मेथड जरूर पता रहे और रिएक्शन जरूर पता रहे कि ओजोन को बनाने का मेथड क्या है। दरअसल ओजोन को बनाने का तरीका यही है कि ऑक्सीजन गैस को आपको कंडक्टिविटी दिखानी है, ऑक्सीजन गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन गैस ओजोन में कन्वर्ट होने लगेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पूरा ऑक्सीजन, रिवर्सिबल मेथड होता है, तो उसके साथ एक तरीके से मिक्सर मिल जाता है। तो ये तो मेन मेथड है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा मेथड है, और वो है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, दरअसल अगर वाटर को आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दें, जस्ट लाइक फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इस वाटर में ऑक्सीजन को ओजोन तक कन्वर्ट कर देता है, और साथ में खुद HF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए 3 टाइम्स लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 टाइम्स और 6 टाइम्स ऑफ HF। तो ये भी एक ओजोन को बनाने का मेथड है, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो मेजर मेथड आपका यही है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएं ऑक्सीजन गैस का, एक अपरेटस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा दें, तो उससे ऑक्सीजन का काफ़ी अमाउंट ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल ये ओजोन गैस का प्रिपरेशन है, जिसपे बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपको बता दी गई। अब मैं बात इनकी केमिकल प्रॉपर्टी करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल ही। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे चेंज होती हैं, मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। तो आप पहले इस सबको नोट कर लीजिए, फिर मैं इस ओजोन के केमिकल रिएक्शंस पे बात करूंगा। चलिए, तो ये आपने लिख लिया है। अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आऊँ, और छोटे छोटे टॉपिक हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जेई ने बहुत बार ओजोन के बारे में 4 सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से बस तैयार करना है कि ओजोन के बारे में सब कुछ आपको पता रहे। तो विच वन इज आर करेक्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत आपको मिल जाएंगे। और ऐसा केवल ओजोन में ही नहीं है, बहुत सारी कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में 4 प्रॉपर्टीज लिख दी जाती हैं, और उनमें से कौन करेक्ट है इनकरेक्ट है इस पर क्वेश्चन बनता है। अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आ रहा हूं। तो सबसे खास बात ओजोन की अगर हम बात करें, तो ओजोन कोई मेटल का ऑक्साइड या नॉन मेटल का ऑक्साइड, या आप उसको एसिड बेस कैटेगरी में तो नहीं मानेंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है इसमें, और वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर।
ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ओजोन, और यही हमें सीखना भी है, इसमें सबसे ज़्यादा काम करना है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग जो बिहेवियर है वो ओजोन का है O2 में कन्वर्जन और नेशेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और इसी नेशेंट ऑक्सीजन से क्या होगा, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो मैं इसको लिखने के बाद एक पहले ट्रेंड लिखता हूँ कि कौन कौन सा सब्सटेंस किस में ऑक्सीडाइज होता है और किस तरह से होता है। ठीक, तो जैसे मैं H2S के बारे में लिखूँ तो ये ऑक्सीडाइज किस में होता है, सल्फर में। Ki के बारे में अगर ध्यान दिया जाए तो ये I2 में बदल जाता है, मैं बाकी पोर्शन नहीं लिख रहा हूँ। HI भी वही I2 में बदल जाएगा। N2H4 को अगर हम बात करें तो N2 में बदल जाता है। अमोनिया की बात करें तो भी N2 में बदल जाता है। या ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि ओजोन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। NaNO2 अगर लिखा जाए तो NaNO3 में बदल जाता है। इसी तरह से Na3ASO3 अगर लिखा जाए तो वो Na3ASO4 में बदल जाएगा, है ना। तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है NO2 को N2O5 में बदलना, ठीक है ना। और एक और पार्ट, I2 अगर वाटर के साथ है तो इसको बदलना HiO3 में। आयोडीन यहाँ 0 में है और ये +5 में। तो ये डिफरेंट टाइप के मैंने ऑक्सीडेशन रेंज लिख दी है कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसमें एक काम करते मिक्स करते करते क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक एक रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं सबसे पहली रिएक्शन लिख रहा हूँ H2S के साथ, तो आप पहला ओजोन का तो ये मेथड लिखेंगे और ये सब बार बार आपको लिखना है सो दैट प्रैक्टिस हो जाए। और H2S के साथ इसी नेशेंट ऑक्सीजन को आपको देना है, यहाँ सल्फर बना दीजिए, H2O लिख दीजिए, ऐसा बन गया, कैंसिल भी हो जाएगा। तो H2S प्लस ओजोन, इट गिव्स ऑक्सीजन गैस प्लस सल्फर प्लस वाटर। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन मेथड में आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये एक काम आपको करना था। एक और पार्ट यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरह से आप लिखते जा रहे हैं। तो पहले एक काम करिए, पहले ये सब पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके रिएक्शन का एप्लीकेशन दिखाता जाऊँगा। चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके मैं सबके एग्जाम्पल लिखता जा रहा हूँ और आप इसको देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने H2S तो कंप्लीट कर दिया है, बाकी मैं सेकंड वाले पोर्शन में आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, ओजोन से O2 एंड नेशेंट ऑक्सीजन, और फिर Ki प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप 2Ki लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I2 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ K2O। अब चूंकि K2O वाटर के साथ जुड़कर यहाँ KOH भी बना देगा तो मॉइस्चर भी होगा, तो ये कंप्लीट आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक साथ आप ऐड कर देंगे, और कुछ कैंसिल नहीं। तो ओजोन आ गया प्लस, हाँ ये K2O कैंसिल होगा भाई, 2Ki आ गया, और साथ में वाटर भी है, प्लस H2O है, और इससे आप यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्लस 2 टाइम्स ऑफ KOH बना देंगे, ठीक। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं HI वाला रिएक्शन लिख देता हूँ। ओजोन से O2 प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, HI प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, I2 प्लस वाटर, है ना, 2 टाइम्स, इसको एक साथ ऐड कर दो, 2HI प्लस ओजोन, इट गिव्स I2 प्लस वाटर प्लस O2, ठीक है। तो ऐसे आप कंप्लीट कर रहे हैं। एक दो पोर्शन में और आपको यहाँ पे समझा दूँ, ठीक। अब जैसे मैं N2H4 वाला लिख दूँ, ओजोन O2 प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, N2H4 प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, N2 गैस प्लस H2O, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स कर दो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो N2, तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स कर दीजिए, इसको भी 2 टाइम्स कर दीजिए ताकि कैंसिल हो जाए। तो N2H4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओजोन, इट गिव्स N2 प्लस 2O2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर। तो ऐसे आप रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक।
तो ऐसे ही एक एक करके आप सभी लिखते जाइए। मैं कुछ और रिएक्शन लिख रहा हूँ। अब मैं आपको ये रिएक्शन बता देता हूँ, अमोनिया वाला और साथ साथ ये दोनों रिएक्शन, ठीक। बाकी मैं रब कर देता हूँ यहाँ। आप लोग एक एक रिएक्शन के साथ प्रैक्टिस करेंगे सभी, ठीक है ना। मैंने तो स्पेसिफिक कुछ बता दिया आपको एज एग्जांपल, बट आपके लिए पूरी चीज़ें एक साथ कंप्लीट करिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ NO2 की, या अमोनिया की पहले बात कर लेते हैं। ओजोन से दोबारा O2, नेशेंट ऑक्सीजन, अमोनिया नेशेंट ऑक्सीजन लेगा, N2 बनाएगा और H2O बना देगा 2 टाइम्स। यहाँ N2 है 3 टाइम्स, H2O यहाँ 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऊपर भी लिख देंगे, एक साथ ऐड कर दो। ट्वाइस अमोनिया प्लस 3 टाइम्स ऑफ ओजोन, 3 टाइम्स ऑफ O2 प्लस N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाटर। समझ रहे? तो ऐसे आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2 वाला। मैं इसको लिख देता हूँ। ओजोन में O2 बना, नेशेंट ऑक्सीजन आया, NO2 को आप जब भी नेशेंट ऑक्सीजन देंगे तो N2O5 बन जाएगा। कैसे? इसको 2 टाइम्स कर दो, एक साथ ऐड कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस ओजोन, इट गिव्स N2O5 प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा मैं I2 प्लस वाटर वाली रिएक्शन को एक बार लिख देता हूँ। आपने ओजोन लिखा, O2 लिखा, नेशेंट ऑक्सीजन लिखा, और I2 प्लस वाटर प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, हम इसको किस में बदल देंगे? HiO3 में। तो अब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 आयोडीन, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, तो यहाँ 5 लिखना होगा। तो यहाँ भी ऊपर वाली रिएक्शन में भी आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? I2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ओजोन प्लस वाटर, इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HiO3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए तब तक। चलिए, तो आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग एक दो मेथड और समझेंगे जो कि ऑक्सीजन के ही हैं और पूछे भी बहुत जाते हैं। तो एक दो रिएक्शन और वो एक बात ध्यान रखिएगा, सभी रिएक्शन में आप ऑक्सीडाइजिंग पावर को दिखा रहे हैं और इसकी बेजर रिएक्शन कुछ होंगी नहीं। अच्छा, एक और बात, जैसे एक टर्म होता है K2MnO4, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा KMnO4। यहाँ पे +6 रहता है और ये +7 रहता है। इसी तरह से कहीं पे भी K4FeCN6 अगर लिखा रहे तो आप इसमें भी ऑक्सीडेशन के बाद K3FeCN6 लिख देंगे, आयरन को आपने ऑक्सीडाइज कराया है। और इसी तरह से एक आयोडीन ड्राई फॉर्म में अगर है, वाटर नहीं है, तो ऑक्सीडेशन के बाद I4O9 बनता है। ये तीनों पार्ट भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात? तो इनको भी देखा जाए। इसमें मैं सबसे पहले आयोडीन वाला लिख देता हूँ, बाकी फिर। तो ओजोन को आपने O2 लिखा, नेशेंट ऑक्सीजन लिखा। आयोडीन को ड्राई स्टेट, ये ध्यान रखिए वाटर नहीं है, वाटर होता तो HiO3 बन जाता। नेशेंट ऑक्सीजन दिया आपने और इससे बनाना है I4O9। तो 2 टाइम्स है 9 यहाँ आ गया, ऊपर भी 9 आ गया, ये भी 9, एक साथ ऐड कर दो। 2 टाइम्स ऑफ आयोडीन प्लस 9 टाइम्स ऑफ ओजोन, इट गिव्स I4O9 प्लस 9 टाइम्स ऑफ ओजोन। तो ये गैस के साथ साथ ये एक आयनिक सॉलिड है, लाइक N2O5।
है ना। आयनिक सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट करता है, I+3 और IO3-1, तो ये 1 इधर 3 इधर, तो IO3 का होल थ्राइस, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है I4O9। अगर आप इसके नाम को देखें तो आयोडोनियम क्या बोल सकते हैं, आयोडेट, है ना। तो आयोडोनियम आयोडेट, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब मैं ये बात बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सब कुछ पूछा जा चुका है ना। इसके अलावा इन दोनों रिएक्शन पे भी बात कर लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको तरीका नहीं बदलना, वैसे ही बस चलते रहना है। ओजोन O2 प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे K2MnO4 लिखा है, आपको नेशेंट ऑक्सीजन देना है, यहाँ आपको KMnO4 बना देना है। अच्छा एक चीज़, यहाँ से एक K हट गया तो आप इसको कहाँ लिख दोगे, K2O में, लेकिन K2O में हाफ लिखो क्योंकि एक ही K है ना, तो आपने ऑक्सीजन हाफ कर दिया, तो यहाँ भी क्या करना होगा, हाफ। या आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, ऐसे कर दो, हाँ ये ज़्यादा सही है। इसके अलावा जो K2O बना वो वाटर के साथ मिलकर 2 टाइम्स ऑफ KOH लेंगे। आपके दिमाग में सर वाटर कभी आ जाता है कभी नहीं, तो अगर कहीं मेंशन नहीं है ड्राई तो इसका मतलब वाटर के साथ ही सोल्यूशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, सोल्यूशन आपने कुछ बना रखा है उसी के साथ रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जहाँ मेंशन होता है ड्राई स्टेट, वहाँ आपको, जैसे मैंने इसमें ड्राई स्टेट स्पेसिफिक होगा तो ये बना देंगे। अब आप इसमें एक साथ नोट कर दें तो ये कैंसिल होगा, इसके अलावा ये कैंसिल है, और एक साथ आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ K2MnO4 प्लस ओजोन प्लस वाटर एंड इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ KOH। ओजोन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ KMnO4। सिमिलरली बिल्कुल आप ये भी रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो एक ही जैसा है। तो ये ओजोन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और सबसे ज़्यादा आपको जो पता है ओजोन की प्रॉपर्टी वो है ओजोनोलिसिस, पढ़ा है आप सबने, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐड ही करिएगा, और उसका एप्लीकेशन भी याद रहे, है ना। क्योंकि हमारे दिमाग में कई बार ऐसे आप ओजोनोलिसिस लिखते बहुत आसान होता है, लेकिन अगर मैं ओजोन से ओजोन को फ्रंट में ले आऊँ और बाकी केमिकल साइड में रहूँ तो आपके पास कॉन्सेप्ट सब किनारे हो जाते हैं। तो अच्छे से तैयार रखिएगा। ओजोनाइड का मतलब ओजोनोलिसिस हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत डिटेल में, तो वो सब भी आपको तैयार होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक बार पूरा इन तीनों रिएक्शन को नोट करिए। चलिए, तो अब हम लोगों को इन सब केमिकल रिएक्शंस तो हम लोग सीख गए। ओजोन के बारे में जितना डिटेल है वो आप शॉर्टकट में किसी एक जगह लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। एक जगह जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी की डिकम्पोजिशन कैसा है, ओजोन डायमैग्नेटिक है या वो कलरलेस है या सॉलिड फॉर्म में किस तरह के कलर का है, तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और छोटे छोटे पार्ट में, बहुत बड़ा पार्ट तो एक साथ नहीं हो सकता। अच्छा, याद करने जैसा ओजोन के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जैसे हैं कि ड्राई आयोडीन में किस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, या NO2 का किस तरह से N2O5 में कन्वर्जन हुआ, तो इस तरह की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन आपको याद रखनी होगी। बाकी सब जगह एक जैसा ट्रेंड है कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है और डिफरेंट सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज कर लेता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अगले पोर्शन पे आ रहे हैं और सल्फर के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि सल्फर है क्या, सल्फर को ही रिलेट करते हैं हम लोग। तो सल्फर में सबसे पहली चीज़ इसके एलोट्रोपिक फॉर्म जो है उस पर बात करेंगे। एलोट्रोपिक फॉर्म में दो मेनली सल्फर आपके पास यहाँ पे रहते हैं, एक अल्फा सल्फर आप बोलते हैं इसको, और एक बोला जाता है बीटा सल्फर। ये दो टाइप के सल्फर आपको नेचर में मिलते हैं। अब इन दोनों सल्फर का मैं मतलब समझा दूं आपको। अच्छा, एटॉमिसिटी जो है वो S8 ही है, 8 सल्फर ही एक साथ जुड़े होते हैं, और किस तरह जुड़े होते हैं वो भी क्राउन शेप में बहता है। तो आप इसको बेहतर इस तरह से बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे सल्फर हुआ, ये सल्फर इस तरह से, ठीक है ना। तो आपके पास ये कितने बन गए, 2 4, यहाँ 4 हो गए। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, तो उसका रीज़न अभी मैं बताता हूँ क्यों ऐसा है।
ऐसे जोड़ते चले जाएं आप, ठीक है ना। 3 ये हो गए और यहाँ पे 3 आप इस तरह से बना सकते हैं ऐसे। और इसका रीज़न आपको समझ में आ रहा हो, बिकॉज यहाँ पे sp3 आयोडाइजन स्टेट होगा तो बेंड शेप होगा ना, तो हर एक को आप बेंड शेप में इस तरह से दिखाएंगे तो इस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये इस तरह का क्राउन शेप आपको मिलता है। तो ये ये एलोट्रोपिक फॉर्म है। और सल्फर को इन जनरली, सल्फर जो है वो येलो कलर का होता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सल्फर के बारे में पता रहे। तो अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, ये 2 अलग अलग फॉर्म है। आप इसको मोनोक्लिनिक फॉर्म बोलते हैं और एक ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म होती है। आपको पता है जो सल्फर नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसको आप SR लिख सकते हैं और इसको हम लोग SM बोल सकते हैं, मोनोक्लिनिक। नेचर में एग्जिस्टेंस किसका होता है? SR का। तो अगर हम इसके थर्मोडायनेमिक पार्ट में आए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड होता है SR का, वो कितना माना जाएगा? 0। जबकि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मोनोक्लिनिक का क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग 0 नहीं मानते। और उसका रीजन आपको थर्मोडायनेमिकल जो पार्ट है उसका साइन कन्वेंशन था कि जो मोस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म नेचर में रहता है उसको हम लोग 0 मानते हैं। तो एक तो ये बात, दोनों पार्ट को आपको जानना है। एक और ख़ास बात, अल्फा सल्फर से आपको बीटा सल्फर में कन्वर्जन लगातार आप आसानी से कर सकते हैं और 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में ये कन्वर्जन होता रहता है। आप अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा में जा सकते हैं। तो 2 मेजर टाइप के सल्फर के एलोट्रोप है, एक अल्फा सल्फर, एक बीटा सल्फर। तो ये 2 कंटेंट आपको पता होने चाहिए। तो ये पढ़ने वाला पोर्शन है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और टाइप ऑफ सल्फर आपको दिखेंगे और उन टाइप ऑफ सल्फर में मैं नाम ले देता हूँ, बाकी आपको जानना ज़्यादा नहीं है। जैसे एक है प्लास्टिक सल्फर, इसी तरह से एक है कोलाइडल सल्फर। मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इसके अलावा एक है मिल्क ऑफ सल्फर। तो ये सब अदर टाइप ऑफ सल्फर है, डेरिवेटिव्स हैं। ये क्या है मैं समझा दूं। जैसे प्लास्टिक सल्फर क्या होता है, जो सल्फर आपको मिलता है, चाहे वो अल्फा फॉर्म में रहे या बीटा फॉर्म में, उस सल्फर को आप बहुत ज़्यादा हीट करिए और हीट के बाद सडन कूल कर दीजिए तो उसके क्रिस्टल के फॉर्म में एक प्लास्टिक के दाने के तरह आपको सल्फर नज़र आ जाने लगता है। तो उसको एक नया नाम दिया जाता है, प्लास्टिक सल्फर, है ना। और प्लास्टिक सल्फर का ये भी सेंस है कि दरअसल जैसे आप इसकी बात करें तो इसमें रैंडम जो एटम है वो 8 ही है, अरेंज है। और प्लास्टिक सल्फर में क्या होता है, रैंडम बहुत सारे सल्फर के बीच आपस में क्रॉस लिंकेज हो जाता है, क्रॉस बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो प्लास्टिक सल्फर की तरह आपको दिखेगा। इसके अलावा जो बात की जाती है कोलाइडल सल्फर, तो कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में आपने नाम सुना है कि कोई सोल्यूशन जब आप बनाएं तो कोलाइडल उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज जो हो वो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच वेरी करे। मतलब ऐसा सल्फर आप तैयार कर लें जहाँ पे पार्टिकल के साइज में वेरिएशन हो, तो आप उसकी इस फेज को पर्टिकुलर नाम देते हैं कोलाइडल सल्फर, है ना। वो कुछ अलग नहीं है। कोलाइडल सल्फर कैसे बन रहा होता है मैं उसके एग्जाम्पल्स पे आऊँगा बाद में। मिल्क ऑफ सल्फर क्या है, दरअसल बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने ये पढ़ा है एल्कली, जब हम CO2 को बेस के साथ लाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लाते हैं तो मिल्की सोल्यूशन हो जाता है, आपने पढ़ा है ना ऐसा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर सल्फर डिपॉजिट फॉर्म में कहीं मिल जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हो और उसमें सल्फर कंटेंट हो, तो आप उस तरह के सल्फर को आप एक नया नाम देते हैं मिल्क ऑफ सल्फर। मतलब हम सल्फर का वाइट कलर का मिल्क टाइप का केमिकल वहाँ पे बना रहे हैं। मिल्क नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन है कि वो मिल्क की तरह आपको सल्फर नजर आएगा। तो ये सब बातें जो हैं सल्फर की वो डेरिवेटिव्स टाइप की हैं। बाकी मेन आपको जो सल्फर पढ़ना है वो ये दोनों पार्ट पढ़ने हैं और इन्हीं के बारे में हमें डिटेल जानना भी है, ठीक है। तो इनको पहले एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ।
चलिए, तो आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब मैं सल्फर के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, अब उस सल्फर के फर्दर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और उस पे बात हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्राइड ऑफ सल्फर। तो जब हम लोग बात हाइड्राइड ऑफ सल्फर की कर रहे हैं तो इसमें हम लोग बात करेंगे H2S गैस की। ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट पे हम आ जाते हैं। तो इस H2S गैस के बारे में सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये ध्यान रहे, ये कलरलेस गैस होगी एंड हैविंग रॉटन एग स्मेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे टर्म जो हैं वो पर्टिकुलर किसी गैस या पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के लिए डिफाइंड हो जाते हैं। तो आपके लिए बड़ा आसान है, अगर ये सब वर्ड लिखे तो आपको सीधे आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती। तो इज ए कलरलेस गैस, रॉटन एग स्मेल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा मैं कुछ इससे बॉन्डिंग से रिलेटेड बात भी कर लूँ। आपको पता है H2S के अंदर वैसे दो बातें, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि इसके पास दो लोन पेयर होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होना चाहिए, बट इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होता है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं डिफाइन होता है। और ऐसे केस में जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 92 के आसपास का होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं इसको बॉन्डिंग के डिटेल में फिर समझाता हूँ आपको। जैसे हम लोग करते क्या, सल्फर जैसे लिखा आपने तो 3s2 3p4 है, तो 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अब क्या होता है इस स्टेज में, अगर आपके पास 3d भी है और अगर हम इसी ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि इसको दो ही बॉन्ड बनाने हैं ना केवल, तो अगर आप इसी तरह से बिना हाइब्रिडाइजेशन के इसके बॉन्ड ओवरलैप कर दें तो इसके दोनों बॉन्ड बन गए। और ये तो प्योर px py भी हो गए ना, तो इनके बीच कैसा बॉन्ड होगा, 90 डिग्री, आपस में 90 डिग्री में रहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर इस पर हाइब्रिडेशन डिफाइन ना हो, देखिए ये बात पहले जनरल समझ लीजिए, आप H2S को हाइब्रिडेशन अगर इन जनरल पूछा जाता तो आप उसी तरह से सब करेंगे, लेकिन ये मैंने स्टैंडर्ड बात बताई कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ पर हाइब्रिडेशन डिफाइन नहीं होता है, और जैसे pH3 के अंदर, और उसका कारण एनर्जी गैप्स हैं ऑर्बिटल्स का, तो उस पर भी हम लोग एक बार और बात करेंगे कभी। तो ये बात ध्यान रखिए कि H2S में ऐसे तो पता है आपको डिटेल, तो ये 90 डिग्री के आसपास, 92 डिग्री के आसपास का एंगल दिखता है आपको। तो ये फिलहाल आपने H2S गैस के बारे में बॉन्डिंग रिलेटेड बात, H2S एक रॉटन एग स्मेल है, कलरलेस गैस है, sp3 हाइब्रिडेशन इन जनरल है, अगर हाइब्रिडेशन नहीं होता है एक्चुअली तो 90 डिग्री एंगल रहता है। और अब हम बात यहाँ पे सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की कर देते हैं, तो इसको कैसे बनाया जाए। तो प्रिपरेशन को लेकर सबसे पहला मेथड फ्रॉम सल्फर, तो एसिड आप सिंपली सल्फर में ही हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दीजिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, हीटिंग कराएंगे कुल मिला के, तो H2S यानी उसका हाइड्राइड बन जाता है। तो ये आसान काम है, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, एसिड में आप आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं, बैलेंसिंग वगैरह कर लीजिएगा। लेकिन दूसरा जो मेन मेथड है फ्रॉम मेटल सल्फाइड है। ये क्या है, सल्फाइड के थ्रू आप बनाते हैं। कैसे, आपको जैसे मैंने ZnS लिखेगा और इसकी रिएक्शन आपने HCl से करा दी, तो ये वीकर एसिड का सॉल्ट है, ये मैंने पहले भी बताया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड, H2S, और उसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दी आपने, तो क्या होगा, ZnCl2 बन जाएगा और H2S आपको गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू आप, इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ ZnS प्लस H2SO4, तो क्या होगा ZnSO4 और H2S। इसी तरह से PbS प्लस H2SO4, यहाँ पे PbSO4 प्लस H2S गैस। तो ये जितने भी मेथड है सल्फाइड से ही बनते हैं, या PbS प्लस HCl, यहाँ भी आप PbCl2 बना सकते हैं, H2S गैस बना सकते हैं।
तो H2S गैस को बनाने का सबसे मेन मेथड जो है ये बल्कि लैब मेथड है H2O4 वाला, सॉरी ये ध्यान रहिए डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होगा तो H2S फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, H2S कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन इस पर कभी नहीं आता, बट हमें कंटेंट वाइज सबको तैयार रखना चाहिए कि सिलेबस का पार्ट है तो आपको कभी भी आएगा, है ना। तो H2S के बारे में हम लोगों ने सभी चीज़ें जानी कि प्रिपरेशन कैसे होता है। तो प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बात है सल्फर को आप हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ, तो हाइड्राइड उसका बन जाएगा। और दूसरा जो मेन मेथड है वो मेटल के जितने भी सल्फाइड होते हैं उनकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्गर एसिड से आप कराएंगे तो वो H2S गैस को रिप्लेस कर देंगे। तो ये पूरा प्रिपरेशन पहले, और ये सब प्रॉपर्टी आप एक बार नोट करिए। चलिए, तो अब हम लोग H2S के बारे में प्रिपरेशन जान चुके हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन भी हैं वो भी जान जाएं, और जनरल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता करना है। तो जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि H2S अपने आप में एक वीक डाइप्रोटिक एसिड है, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, है ना। वीक डाइप्रोटिक एसिड कैसे, तो H2S दरअसल अपने से H प्लस आयन एंड प्लस HS माइनस ब्रेक करता है, जिसको आप Ka1 लिखते हो, और HS माइनस H प्लस और सल्फर दोबारा तैयार करता है, ये Ka2 है। और आपको पता है Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2 ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। तो ये सब बातें पता रहे। तो एक वीक डाइप्रोटिक एसिड है तो इसका मतलब कोई बेस रिएक्शन कर सकता है, तो रिएक्शन विद बेस तो आप दिखा ही सकते हैं बट बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं, रिएक्शन विद बेस। तो अगर मैं H2S की रिएक्शन NaOH से लिखता तो आप पहले क्या बना देते, NaHS प्लस H2O, बट फर्दर NaHS को भी आप रिएक्ट करा के NaOH से Na2S में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब भी आप दिखा सकते हो। तो सिंपली एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, तो अब इसको हर एक बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से H2S को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर भी CaS बन जाएगा, कैल्शियम का सल्फाइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा, या H2S का रिएक्शन PbOH के होल ट्वाइस से करा दें। तो इस तरह से आप एसिड बेस करा सकते हैं, बट रेट थोड़ा सा रिएक्शन का स्लो रहता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गर तो होता नहीं है ना। तो ये केस पहले आप यहाँ पे दिखा सकते हैं जिसमें हम लोग रिएक्शन दिखा रहे हैं। एक और खास प्रॉपर्टी H2S की है, वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्बिनेशन विद सल्फाइड आयन। H2S के अंदर दरअसल एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि सल्फाइड आयन अगर है तो एक तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल है या लेविस बेस है। तो इस सल्फर के अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे ना, तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेट होके मिक्सअप होने लगता है और ये H2S5 तक जाता है, ये आपको मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी आप सल्फाइड की भी समझ सकते हैं या H2S की भी समझ सकते हैं। तो दरअसल ये सल्फर के जुड़ने की प्रॉपर्टी है, और आप इस तरह से अगर जोड़ें, सॉरी ये सल्फर नहीं, केवल सल्फाइड नहीं, सल्फर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो केवल अगर आप सल्फर को जोड़ रहे हैं तो H2S5 तक सल्फर जा सकता है। और उसके पीछे मैंने बताया ना कि सल्फर का जो लोन पेयर है या इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है
वो इसके वैकेंट में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और H2S5 तक बन जाता है। ये जैसे इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो, 5 सल्फर एक साथ होंगे और ये H होगा ऐसा, यानी अगर देखा जाए तो ये 3 सल्फर कैसे होंगे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इन सल्फर की अगर हम बात करें तो ये +1 में, सॉरी -1 में, है ना। तो ऐसे आप दिखा सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये केवल H2S से नहीं है, जैसे कहीं लिखा है अगर सल्फाइड आयन और सल्फर, आप लोगों ने इस तरह के इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन किया होगा, ऐसे लिख देते हैं H2 -2 और फिर H2O के साथ -2 के साथ फिर सल्फर जुड़ता है तो बन जाता है H3 -2 और लगातार इस तरह से सो ऑन रहता है। आपने एक केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन किया है, आईआईटी ने पूछा है पहले कि इस रिएक्शन से यहाँ तक कन्वर्जन में Ka1 दे रखा है और यहाँ से इसको बनाने में Ka2 दे रखा है, तो आप यहाँ से यहाँ बनाने के लिए जो K होगा उसको निकाल लीजिए। तो ये एक 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी H2S की है, जिनमें एक एसिड बेस से रिलेटेड बात है और दोनों मिक्सअप करने की बात है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है H2S के अंदर वो है इसकी रिड्यूसिंग पावर, जिस पे हम लोग अब बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इन प्रॉपर्टी के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग पावर की। और H2S में एक और खास बात ध्यान रखिएगा, H2S का बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के अंदर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक गैस होगी, वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक रीजेंट होगा, तो H2S का सबसे ज़्यादा यूज़ वहीं होना है, तो वो भी मैं बात करूँगा। पहले आप इन्हीं सब पे बात करते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर जो है उसको जरा समझिएगा। आपको पता है कि H2S को अगर आपने नेशेंट ऑक्सीजन दिया तो ये सल्फर और H2O में बदल जाएगा, यही तो मेन रिएक्शन है। तो अब आपको डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाने, यानी नेशेंट ऑक्सीजन के सोर्स लाने। तो मैं डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रहा हूँ आपको, जैसे Cl2 प्लस वाटर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका बिहेवियर कैसा होता है, HCl एंड नेशेंट ऑक्सीजन, ठीक। ओजोन अभी मैंने लिखा था, O2 बनाता है, नेशेंट ऑक्सीजन देता है। इसी तरह से NaOCl, याद है मैंने अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन कराया था तो इस तरह के केस थे। CaOCl2, CaCl2 नेशेंट ऑक्सीजन, है ना। ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे I2 प्लस वाटर, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2HI। हालांकि ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, खुद भी होता है, लेकिन ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से हम लोग जितने भी रेडॉक्स वाले रिएक्शन है वो सब इसमें प्रोसीड करा सकते हैं। इसी तरह से SO2, इसका ऑक्सीजन बिहेवियर होता है सल्फर प्लस 2 नेशेंट ऑक्सीजन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो आप H2S के साथ करा सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें नेशेंट ऑक्सीजन का सोर्स लाना है, वो इन सबसे कहीं से आए। तो मैं कुछ रिएक्शंस लिख देता हूँ, जैसे सबसे पहले मैं क्लोरीन वाला लिख रहा हूँ, तो क्लोरीन वाटर 2HCl एंड नेशेंट ऑक्सीजन, और अब आप इस H2S के साथ इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ सल्फर प्लस वाटर एक साथ ऐड कर दीजिए, तो H2S प्लस Cl2 प्लस वाटर एंड इट गिव सल्फर प्लस 2HCl, ठीक है। हाँ, वाटर आप कैंसिल भी कर सकते थे इसमें, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, है ना। अच्छा, वाटर कैंसिल होने का मतलब ये नहीं कि एक्वस फॉर्म में है, वो होगा ही साथ में कंबाइंड, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरा रिएक्शन कौन सा लिख रहे हैं, ओजोन वाला लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला लिख देते हैं NaOCl, तो यहाँ पे NaCl नेशेंट ऑक्सीजन, और जो H2S है उसको आप इस नेशेंट ऑक्सीजन से सल्फर प्लस H2O लिख दें, एक साथ ऐड कर दो, ठीक। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो SO2 के साथ है। दरअसल SO2 अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा इस तरह से,
और H2S को आप इसी नेशेंट ऑक्सीजन से सल्फर और वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये ऐसे लिख दिया। अब फाइनल रिएक्शन है 2H2S प्लस SO2, इट गिव्स 3 टाइम्स ऑफ सल्फर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये येलो कलर का आपको सल्फर मिल जाता है और ये दरअसल कोलाइडल सल्फर होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, यानी कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। ये रिएक्शन क्यों स्पेसिफिक है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। दरअसल ये वोल्केनो जो एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन के बाद गैसेस निकलती हैं H2S और SO2 गैस, ठीक है ना। टेम्परेचर कोई कमी नहीं होती, तो काफ़ी बड़े एरिया में, कई किलोमीटर के एरिया में ये दोनों गैसें आपस में रिएक्ट होती रहती हैं और जब सेटल होती हैं तो सल्फर बनाएगी। तो सल्फर होता है येलो कलर का। तो बोला जाता है कि वोल्केनो एक्सप्लोजन के बाद आसपास की जो बहुत बड़ा एरिया होता है वो सल्फर के येलो कलर के फ्लावर्स की तरह आपको नज़र आता है। तो ये रिएक्शन वहाँ होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। मतलब मैंने ये बातें केवल इसलिए बताई ताकि आप इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस समझ पाएँ, और बहुत बार पूछा जाता है। सिंपल सा आपको रेडॉक्स कराना था और वो रेडॉक्स आपने करा दिया है। तो हमें H2S की जो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि रिड्यूसिंग पावर है। H2S को आप किसी भी नेशेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो वो सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन सब के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए। तो आज हम लोगों ने ऑक्सीजन शुरुआत कर दी है। ऑक्सीजन फैमिली में ओजोन को, H2S गैस को, दोनों पे डिटेल काम करना। आप अपने से शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। और एक काम जो मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो NCERT से आप एक बार पूरा डिटेल से लिखेंगे, केवल देख नहीं लेंगे। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट क्लास पे अब ऑक्साइड यानी सल्फर के ऑक्साइड्स पे, ऑक्सी एसिड्स पे बहुत सारा और डिटेल है, और उस पर बात करेंगे हाइपो सोल्यूशन पे। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सल्फर से रिलेटेड और भी कंपाउंड्स उन पे बात कर लेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रॉपर सही से तैयार कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट पे जो भी जहाँ डाउट आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट में, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।